झारखंड में उत्पन्न सबसे प्रथम विद्रोह धारभूम विद्रोह को देखेंगे आज। ऐसा नहीं है कि इससे पहले विद्रोह नहीं हुआ, इससे पहले भी विद्रोह हुआ, पर अंग्रेजों के साथ जो सबसे पहला विद्रोह है वह धारभूम विद्रोह के पर ही इसी के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या है, यह विद्रोह कैसे शुरू हुआ और किन किन कौन कौन इसमें राजा बना और यह विद्रोह कैसे समाप्त हुआ, इस सब को एक एक करके हम देखेंगे। तो धारभूम विद्रोह की सबसे पहले पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि यह विद्रोह क्यों और किस तरीके से यह उत्पन्न हुआ। तो यह बात उस समय की है जब इलाहाबाद की संधि हो चुकी थी। इलाहाबाद की संधि हम जानते हैं क्यों हुई, क्योंकि बक्सर के युद्ध पर मीर कासिम, उस समय बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, वे उनका साथ दे रहे थे दो और राजा। वो दो राजा कौन कौन थे? वे थे अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम। यहाँ मुगल बादशाह से हमारा मतलब यह है कि मुगल बादशाह अब पहले जैसे नहीं रह गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाहों की स्थिति बहुत ही दयनीय सी हो गई। अब ये नाम मात्र के बादशाह थे। 1707 तक जब तक औरंगजेब था, लगभग पूरे भारत क्षेत्र में मुगलों का वर्चस्व था। सब जगह सब राजाओं से वे लोग टैक्स लेते थे। पर जब से उसका मृत्यु हुआ 1707 में, वह बहुत ही क्रूर राजा था औरंगजेब, हम ये जानते हैं। पर उसके बाद से मुगल राजाओं के बीच वह सामंजस्य भी नहीं रहा और उनका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता गया। ऐसा ही एक मुगल राजा जो है बादशाह शाह आलम, उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये उनके क्षेत्र में थे। यहाँ की दीवानी उनको महासम्राट मतलब शाह माना, मुगल बादशाह माना जाता था। तो ये जो हैं ये भी इनका मीर कासिम का साथ दिए और मीर कासिम का साथ देने के क्रम में ये तीनों राजा एक साथ अंग्रेजों का सामना करते हुए, पर वे विजय नहीं हुए बक्सर की लड़ाई में। बक्सर की लड़ाई को अगर हम ध्यान में रखें तो यह हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में। हारने के बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई? यह संधि हुई अगस्त 1765 में। क्यों हुई? रॉबर्ट क्लाइव उस समय इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड में 1760 में इंग्लैंड गए थे। 1765 में उनको फिर बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि वही अच्छा ये करते थे। अब अवध के नवाब के बाद और बादशाह शाह आलम के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने एक संधि की जो इलाहाबाद की संधि के साथ प्रसिद्ध है। सबसे पहले उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम को बोला कि आप लीजिए 26 लाख पर ईयर, आप 26 लाख पर ईयर लीजिए और हमको पूरे क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी दे दीजिए। मतलब यहाँ से जितना हम पैसा कलेक्ट करेंगे आपको देंगे 26 लाख रुपया एक साल में, और आप हमको दीवानी यहाँ से टैक्स वसूलने का अधिकार दीजिए। हारा हुआ राजा अब कर ही क्या सकता था, उन्होंने दे दिया। तो वे ये दिया 1765 में। 1765 में जब यह अधिकार मिल गया कि वे लोग अब बिहार, बंगाल यहाँ पे कब्जा कर सकते हैं, तो उस समय हमारा राज्य झारखंड भी बिहार बिहार के क्षेत्र में आता था। तो अंग्रेज 1766 तक पूर्वी सिंहभूम स्थित मेदिनापुर मेदिनापुर में अपना एक रेजिडेंट बैठा दिया। यहाँ अंग्रेज अफसर आते थे और सारे क्षेत्र को ऑर्डर से देखते थे। यहाँ के रेजिडेंट बैठा दिया मेदिनापुर में, मतलब यहाँ पर पूरा कब्जा कर लिया मेदिनापुर में। जेल जेल भी है, सारा कुछ है। तो अब यहाँ से पूरे क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र में
पूर्वी सिंहभूम यहाँ है, तो मेदिनीपुर पूर्वी सिंहभूम में ही है। तो पूर्वी सिंहभूम अब पूरे क्षेत्र में जितने भी जमींदार लोग थे, अब इनको टैक्स किसको देना था? अंग्रेज को देना था। अंग्रेज को टैक्स देना था, तो ये लोग आनाकानी करने लगे। इसी को समझाने के लिए, इसको अपने बस में लाने के लिए अंग्रेज ने बोला, किसको बोला? जॉन फर्ग्यूसन को। जॉन फर्ग्यूसन को बोला, फर्ग्यूसन जॉन फर्ग्यूसन को बोला, अंग्रेज अफसर था, इसको बोला कि आप जाइए और वहाँ के उनको जमींदारों को समझाइए। पर वहाँ के जमींदारों को, पहाड़ी क्षेत्र के होने के क्रम में वहाँ के जमींदारों को बस में लाना जॉन फर्ग्यूसन के लिए काफी मुश्किल पड़ा। पर फिर भी कुछ सैनिकों के साथ हुए गए और उन्होंने बांकुरा, मानभूम, बराभूम के जमींदारों को बस में, आदि जमींदारों को बस में कर लिया। उसी समय जो है धालभूम के राजा, अब यहाँ के राजा की बात आती है। हालांकि जमींदार तभी बहुत शक्तिशाली थे, पर फिर भी राजा तो राजा होता है। धालभूम के राजा, यहीं से इस विद्रोह की बात आएगी। धालभूम के राजा रास्ते में ही धालभूम के राजा रास्ते में ही फर्ग्यूसन को रोकते हैं और उन पर तीर, भाला, तलवार आदि फरसा, पत्थर उत्थर सबसे हमला करते हैं कि ये नया अफसर हमारे क्षेत्र में क्या कर रहा है। धालभूम के राजा, उस समय धालभूम के राजा कौन थे? पहला उस समय थे बैकुंठ बैकुंठ धवलदेव। उस समय राजा थे बैकुंठ धवलदेव। इसको मिटा देते हैं। उस समय राजा थे बैकुंठ धवलदेव। तो उन्होंने यह किया। अब फर्गुसन के सैनिकों के पास बंदूकें थी। इस बंदूकों के सामने कोई सिपाही आने को डरते थे हमेशा से ही। एक बंदूक की गोली वो एक बार लग गई मतलब उसका मौत। तो उस समय तो उसको रोकने में सक्षम नहीं हुए और बैकुंठ के साथ साथ वे लोग वहां से भाग गए। भागने के बाद जब राजा मेदिनीपुर पहुंचे, उन्होंने यह बात वहाँ वहाँ रेजिडेंट में बताई। रेजिडेंट में बताने पर इनको बोला गया कि सुनिए, आप जाइए और धालभूम के राजा, यहाँ की राजधानी क्या थी? राजधानी थी घाटशिला। उस समय राजधानी थी घाटशिला। धालभूम धालभूम की राजधानी थी घाटशिला। आप जाइए और घाटशिला के जो वहां पर एक जाइए और उसको कब्जा कीजिए, उस राजा को हटाइए और कोई एक परफेक्ट राजा बैठाइए जो हमारे अनुसार काम करे, हमको राजस्व दे। अगर राजा हमसे लड़ेंगे तो बाकी जमींदार लोग भी हमारी बात को नहीं मानेंगे। तो राजा अगर हमारे कब्जे में आ जाए तो जमींदारी भी हमको चाहिए, हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उन्होंने फिर फर्ग्यूसन ने 22 मार्च 1767 में नरसिंहगढ़ किले के बारे में जानकारी ली और उसके बाद उसने घाटशिला एक टुकड़ी भेजी। राजा बैकुंठ देव पकड़ा गया, पर इसके भतीजे जगन्नाथ जगन्नाथ धवलदेव जगन्नाथ धवलदेव को अंग्रेजों ने राजा घोषित किया और इनको बोला कि आप हमको दीजिएगा 5,000 रुपया पर ईयर राजस्व के रूप में, हमको इतना चाहिए। बैकुंठ को भेजा गया मेदिनीपुर जेल में। जगन्नाथ धवलदेव उस समय तो मान गए, पर ये भी पैसा नहीं दे पा रहे थे। 1768 का समय ये सब हुआ 1767 में, और 1768 के समय में
राजा बकायेदारी में फंस गया, मतलब पैसा नहीं दे पा रहे, और इन्होंने साथ ही साथ आजादी की चालें शुरू चलना शुरू कर दी। तब रेजिडेंट से लेफ्टिनेंट रुक्स को 2 टुकड़े के साथ फिर धालूम भेजा गया कि आप जाइए और वहां अपने राजा को या तो खत्म कीजिए या दूसरा राजा बैठाइए और उस पर अपना शासन खुद शासन कीजिए। तब फिर कैप्टन रुक्स आए 2 टुकड़े के साथ। तब राजा धवलदेव भाग गया। राजा धवलदेव यहाँ से भाग गए। 1768 की बात है ये। 1768 में जब भाग गए तो उनके भाई का नाम है निमाई 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 धवलदेव। उनके भाई निमाई धवलदेव को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इनको मेदिनीपुर जेल में ले गए। पर उन्होंने पाया, ये 1768 की बात है, उन्होंने पाया कि अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो हमको वहाँ खुद राजस्व इकट्ठा करना पड़ेगा, और वह पॉसिबल नहीं था क्योंकि झाड़ जंगल में मलेरिया का खतरा, बुखार का खतरा होते रहता था, और वहां पर राजस्व इकट्ठा करना इतना मुश्किल हो जाता था कि कोई भी अंग्रेज सैनिक टिक नहीं पाता था। जाते ही कुछ ना कुछ बुखार आदि से वो तड़प कर मर ही जाता था। तो इसीलिए फिर निमाई धवलदेव को राजा बनाया गया। कैप्टन मुंद्रो आए और उनको आदेश मिला कि निमाई को राजा बना दिया जाए। कैप्टन मॉर्गन मॉर्गन मुंद्रो नहीं, कैप्टन मॉर्गन, उनको आदेश मिला रेजिडेंट से कि जाइए आप निमाई धवलदेव को राजा घोषित कर दीजिए। अब निमाई धवलदेव धालभूम के राजा हैं, और इधर जगन्नाथ जो भागे थे गांव में, उन्होंने फिर उपद्रव शुरू कर दिया। अब बात कहाँ हुई, 1773 में। 1773 में धवलदेव, राजा जगन्नाथ धवलदेव ने फिर उपद्रव शुरू कर दिया। कुछ गुरिल्लो सैनिक जो छिप छिप कर वार करते थे, इनको चाहिए था राज, कि अपने जंगल, जिस जंगल को हम खुद काट कर जमीन बनाए हैं, उस जंगल पर किसी को टैक्स दें, ये हमें स्वीकार नहीं। जब तक हम हैं, हम चाहते हैं अपना राज, हम अपने क्षेत्र में हम अपना खेती, अपनी फसल काटना चाहते हैं। तो इन्होंने 1773 में फिर उपद्रव किया और विशाल एकदम पूरा समूह के साथ, सिपाहियों के साथ, छिपने वाले गुरिल्ले लड़ाइयों के साथ निमाई धवलदेव, जो उस समय राजा थे दालमूम के, इस पर आक्रमण कर दिया। मिदनापुर के रेजिडेंट ने वारेन हेस्टिन को बोला कि यहाँ पर एक बड़ा लंबा खत है। उन्होंने कुल बात यह कही कि यहाँ पर अपना राजस्व, अपना शासन स्थापित करना बहुत मुश्किल है। यहाँ उन्होंने कई सारी बातें कही कि जैसे ही जमीन, यहाँ की फसल पकती है, यहाँ के लोग काट कर किसी ऐसे जगह चले जाते हैं कि वहां से वसूली करना नामुमकिन है। ऊंची जगह चले जाते हैं, झाड़ जंगल में चले जाते हैं, और हमारे यहाँ खाने पीने के लिए भी उतना सारा सामान नहीं मिलता है। इस यहाँ धारभूम में, घाटशिला में कह रहे हैं, यहाँ की जो किला है, उस किला में रह रहे सैनिक, अंग्रेज सैनिकों के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। उन्होंने मांग की कि हमें मुर्गी और कुछ दीजिए, और जो हम यहाँ राजस्व वसूलने के लिए जाते हैं किसी जमींदार के पास, तो कई पानी बरसात का हमको सामना करना पड़ता है, और हमको मक्खन रोटी सब कुछ खाने में दिक्कतें होती है। आप हमको ये सारे सामान भर भर के भेजिए। हम पानी पानी गीले मिट्टी में अपने तंबू लगाते हैं। इस तरीके की सारी परेशानियां उन्होंने वारेन हेस्टिंग, उस समय गवर्नर थे बंगाल के, उनको बोला कि आप, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो और यहाँ पर ये सारी जो लड़ाइयाँ होती है, ये आम बात है, ये होते रहती है। तो एक काम कीजिए कि फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि जब राजा जगन्नाथ धवलदेव मानने को तैयार नहीं है, तो उन्हीं से कुछ मेल मिलाप कर लिया जाए, क्योंकि
ऑब्वियसली युद्ध तो कोई नहीं चाहता है। संदेश के जवाब में जगन्नाथ धवलदेव ने जब यह बात करते, फिर कौन बात किया? कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो जब बात किए कि उन्होंने वारेन हेस्टिंग को बताया कि मैंने एक पत्र लिखा था जगन्नाथ धवलदेव को, तो उनका साफ कहना है कि वह अपने क्षेत्र में कभी भी बंदूक और तलवार का बल चलने नहीं देंगे, जगन्नाथ धवलदेव। तो फिर क्या हुई कि अंग्रेजों को भी थोड़ा मानना पड़ा। बोले कि ये सब छोड़िए, उसी को राजा रहने दीजिए। 1777 में जगन्नाथ धवलदेव को ही राजा मान लिया गया और उनको बोला गया कि देखिए, पहले उनको 5,000 रुपया देना पड़ रहा था, अब ये बोले कि छोड़िए, आप हमको पहले 2,000 रुपया दीजिए 1 साल में, फिर अगले साल दीजिए 3,000 रुपया, फिर अगले साल दीजिए 4,000 रुपया। 1777 से 2,000, 3,000, 4,000 और अंत में 1800 ईस्वी में 4,267 रुपये में बात फिक्स हो गई कि इतना रुपया हम पर जमींदारी आप लीजिए पूरा, और हमको इतना रुपया दीजिए पर ईयर। ये पहले ऐसा करने को तो हो गया तैयार, पर पूरा धालगुन क्षेत्र जो है उस समय मानभूम पर था, पर 1846 तक सिंहभूम में शामिल हो गया। अब भी ये सिंहभूम में ही। तो यह पूरा इसका छोटे टर्म में कुछ इतिहास ये रहा है धालभूम का।